लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 23वें भाग के 12वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इतना किस्सा कहकर दलीप शाह ने दम लिया और फिर इस तरह कहना शुरू किया। गिरजा कुमार ने अपना काम करके दारोगा का पीछा नहीं छोड़ा, बल्कि उसे ये जानने का शौक पैदा हुआ कि देखें अब दारोगा साहब क्या करते हैं। जमानिया की तरफ विदा होते हैं या पुनः मनोरमा के घर जाते हैं, या अगर मनोरमा के घर जाते हैं तो देखना चाहिए कि किस ढंग की बातें होती हैं और कैसी रंगत निकलती है। यद्यपि दारोगा का चित्त दुविधा में पड़ा हुआ था, परंतु उसे इस बात का कुछ कुछ विश्वास जरूर हो गया था कि मेरे साथ ऐसा खोटा बर्ताव मनोरमा ने ही किया है। दूसरे किसी को क्या मालूम है कि मुझ में उसमें किस समय क्या बातें हुई, मगर साथ ही इसके वो इस बात को भी जरूर सोचता था कि मनोरमा ने ऐसा क्यों किया। मैं तो कभी उसकी बात से किसी तरह इनकार नहीं करता था। जो कुछ भी उसने कहा उस बात की इजाजत तुरंत दे दी। अगर वो चिट्ठी लिख देने के लिए कहती तो चिट्ठी भी लिख देता। फिर उसने ऐसा क्यों किया? खैर, जो कुछ भी हो, दारोगा साहब अपने हाथ से रथ जोत कर सवार हुए और मनोरमा के पास न जाकर सीधे जमानिया की तरफ रवाना हो गए। ये देखकर गिरजा कुमार ने उस समय उनका पीछा छोड़ दिया और मेरे पास चला आया। जो कुछ मामला हुआ था खुलासा बयान करने के बाद दारोगा साहब की लिखी हुई चिट्ठी दी और फिर मुझसे विदा होकर जमानिया की तरफ चला गया। मुझे ये जानकर हौल सी पैदा हो गई कि बेचारे गोपाल सिंह की जान मुफ्त में ही जाना चाहती है। मैं सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए जिसमें गोपाल सिंह की जान बचे। एक दिन और रात तो इसी सोच में पड़ा रह गया और अंत में ये निश्चय किया कि इंद्रदेव से मिलकर ये सब हाल कहना चाहिए। दूसरा दिन मुझे घर का इंतजाम करने में लग गया, क्योंकि दारोगा साहब की दुश्मनी के ख्याल से मुझे घर की हिफाजत का पूरा पूरा इंतजाम करके ही तब बाहर जाना जरूरी था। अतः मैंने अपनी स्त्री और बच्चे को गुप्त रीत से अपनी ससुराल अर्थात स्त्री के माँ बाप के घर पहुंचा दिया और उन लोगों को जो कुछ समझाना था सो भी समझा दिया। इसके बाद घर का इंतजाम करके इंद्रदेव की तरफ रवाना हुआ। जब इंद्रदेव के मकान पर पहुंचा तो देखा कि वे सफर की तैयारी कर रहे हैं। पूछने पर जवाब मिला कि गोपाल सिंह बीमार हो गए हैं, उन्हें देखने के लिए ही जाते हैं। सुनने के साथ ही मेरा दिल धड़क उठा और मेरे मुंह से ये शब्द निकल पड़े, हाय अफसोस, कमबख्त दुश्मन लोग अपना काम कर गए। मेरी बात सुनकर इंद्रदेव चौंक पड़े और उन्होंने पूछा, आपने ये क्या कहा? दो चार खिदमतगार वहां मौजूद थे। उन्हें विदा करके मैंने गिरजा कुमार का सब हाल इंद्रदेव से बयान किया और दारोगा साहब की लिखी हुई वो चिट्ठी उनके हाथ पर रख दी। उसे देखकर और सब हाल सुनकर इंद्रदेव बेचैन हो गए। आधे घंटे तक तो ऐसा मालूम होता था कि उन्हें तन बदन की सुध नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपने को संभाला और मुझसे कहा, बेशक दुश्मन लोग अपना काम कर गए, मगर तुमने भी बहुत बड़ी भूल की कि 2 दिन की देर कर दी और आज मेरे पास खबर करने के लिए आए। अभी 2 ही घड़ी बीती है कि मुझे उनके बीमार होने की खबर मिली। ईश्वर ही कुशल करे। इसके जवाब में चुप रह जाने के सिवाय मैं कुछ भी न बोल सका और अपनी भूल स्वीकार कर ली। कुछ और बातचीत होने के बाद इंद्रदेव ने मुझसे कहा, खैर जो कुछ होना था सो हो गया। अब तुम भी मेरे साथ जमानिया चलो। वहां पहुंचने तक अगर ईश्वर ने कुशल रखी तो जिस तरह बन पड़ेगा उनकी जान बचाएंगे। अतः हम दोनों आदमी तेज घोड़ों पर सवार होकर जमानिया की तरफ रवाना हो गए और साथियों को पीछे से आने की ताकीद कर गए। जब हम लोग जमानिया के करीब पहुंचे और जमानिया सिर्फ 2 कोस की दूरी पर रह गया तो सामने से कई देहाती आदमी रोते और चिल्लाते हुए आते दिखाई पड़े। हम लोगों ने घबरा कर रोने का सबब पूछा तो उन्होंने हिचकियां लेकर कहा कि हमारे राजा गोपाल सिंह हम लोगों को छोड़कर बैकुंठ चले गए। सुनने के बाद हम लोगों का कलेजा धक हो गया। आगे बढ़ने की हिम्मत न पड़ी और सड़क के किनारे एक घने पेड़ के नीचे जाकर घोड़ों पर से उतर पड़े। दोनों घोड़ों को पेड़ के साथ बांध दिया और जीन पोश बिछाकर बैठ गए। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। घंटे भर तक हम दोनों में किसी तरह की बातचीत न हुई, क्योंकि चित्त बड़ा ही दुखी हो गया था। उस समय दिन अनुमान 3 घंटे के करीब बाकी था। हम दोनों आदमी पेड़ के नीचे बैठे आंसू बहा रहे थे कि एकाएक जमानिया से लौटता हुआ गिरजा कुमार भी उसी जगह आ पहुंचा। उस समय उसकी सूरत बदली हुई थी, इसलिए हम लोगों ने तो नहीं पहचाना, परंतु वो हम लोगों को देखकर स्वयं पास चला आया और अपना गुप्त परिचय देकर बोला, मैं गिरजा कुमार हूं। इंद्रदेव आंसू पहुंचकर, अच्छे मौके पर तुम आ पहुंचे। ये बताओ कि क्या वास्तव में राजा गोपाल सिंह मर गए? गिरजा कुमार, जी हां, उनकी चिता मेरे सामने लगाई गई और देखते ही देखते उनकी लाश पंचतत्व में मिल गई, परंतु अभी तक मेरे दिल को विश्वास नहीं होता कि राजा साहब मर गए। इंद्रदेव
चौंक कर। सो क्यों? ये कैसी बात? गिरजा कुमार: जी हां, हर तरह का रंग ढंग देखकर मेरा दिल ये कबूल नहीं करता कि वे मर गए। मैं: क्या तुम्हारी तरह वहां और भी किसी को इस बात का शक है? गिरजा कुमार: नहीं, ऐसा तो नहीं मालूम होता, बल्कि मैं तो समझता हूं कि खास दारोगा साहब को भी उनके मरने का विश्वास है। मगर क्या किया जाए, मुझे विश्वास नहीं होता और दिल बार बार यही कहता है कि राजा साहब मरे नहीं। इंद्रदेव: आखिर तुम क्या सोचते हो और इस बात का तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुमने कौन सी ऐसी बात देखी जिससे तुम्हारे दिल को अभी तक उनके मरने का विश्वास नहीं होता? गिरजा कुमार: और बातों के अतिरिक्त दो बातें तो बहुत ही ज्यादा शक पैदा करती हैं। एक तो ये है कि कल 2 घंटे रात रहते मैंने हरनाम सिंह और बिहारी सिंह को एक कंगले की लाश उठाते हुए चोर दरवाजे की राह से महल के अंदर जाते हुए देखा। फिर बहुत टोह लेने पर भी लाश का कुछ पता न लगा और न वो लाश लौटाकर महल के बाहर ही निकाली गई। तो क्या वो महल ही में हजम हो गई? उसके बाद केवल राजा साहब की लाश बाहर निकली। इंद्रदेव: जरूर ये शक करने की जगह है। गिरजा कुमार: इसके अतिरिक्त राजा गोपाल सिंह की लाश को बाहर निकालने और जलाने में हद दर्जे की फुर्ती और जल्दबाजी की गई। यहां तक कि रियासत के उमरा लोगों के भी इकट्ठा होने का इंतजार नहीं किया गया। एक साधारण आदमी के लिए भी इतनी जल्दी नहीं की जाती। वे तो राजा ही ठहरे। हाँ, एक बात और भी सोचने लायक है। चिता पर नियम के विरुद्ध लाश का मुंह खोले बिना ही क्रिया कर दी गई और इस बारे में बिहारी सिंह और हरनाम सिंह तथा लौंडियों ने यह बहाना किया कि राजा साहब की सूरत देख माया रानी बहुत बेहाल हो जाएंगी, इसलिए मुर्दे का मुंह खोलने की कोई जरूरत नहीं। और लोगों ने इन बातों पर ख्याल किया हो चाहे ना किया हो, मगर मेरे दिल पर तो इन बातों ने बहुत बड़ा असर किया और यही सबब है कि मुझे राजा साहब के मरने का विश्वास नहीं होता। इंद्रदेव कुछ सोचकर: शक तो तुम्हारा बहुत ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि तुम इस समय कहाँ जा रहे थे? गिरजा कुमार मेरी तरफ इशारा करके: गुरुजी के पास यही सब हाल कहने के लिए जा रहा था। मैं: इस समय मनोरमा कहाँ है, सो बताओ। गिरजा कुमार: जमानिया में माया रानी के पास है। मैं: तुम्हारे हाथ से छूटने के बाद दारोगा और मनोरमा में कैसी निपटी, इसका कुछ हाल मालूम हुआ? गिरजा कुमार: जी हाँ, मालूम हुआ। उस बारे में बहुत बड़ी दिल लगी हुई, जो मैं निश्चिंत के साथ बयान करूंगा। इंद्रदेव: अच्छा, ये तो बताओ कि गोपाल सिंह के बारे में तुम्हारी क्या राय है और अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? गिरजा कुमार: इस बारे में मैं एक अदना और नादान आदमी आपको क्या राय दे सकता हूं। हाँ, मुझे जो कुछ आज्ञा हो सो करने के लिए जरूर तैयार हूं। इतनी बातें हो रही थी कि सामने जमानिया की तरफ से दारोगा और जयपाल घोड़ों पर सवार आते हुए दिखाई पड़े, जिन्हें देखते ही गिरजा कुमार ने कहा: देखिए, ये दोनों शैतान कहीं जा रहे हैं। इसमें भी कोई भेद जरूर है। यदि आज्ञा हो तो मैं इनके पीछे जाऊं। दारोगा और जयपाल को देखकर हम दोनों पेड़ की तरफ घूम गए, जिसमें वे हमें पहचान न सके। जब वे आगे निकल गए, तब मैंने अपना घोड़ा गिरजा कुमार को देकर कहा: तुम जल्द सवार होकर इन दोनों का पीछा करो। और गिरजा कुमार ने ऐसा ही किया। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 23वें भाग के 12वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इसी के साथ ही चंद्रकांता संतति का 23वां भाग अब समाप्त होता है।